चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। काफ़ी हद तक पिछले सवाल जैसा सा ही सवाल है ना, और बस ठीक है, रिपीटेशन टाइप है। ये आपके पास एक इंटरफेस है, इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड B है, अंदर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है -e, मास है m, ये v वेलोसिटी से u आती है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक। सवाल बेटा वही है, फाइंड टाइम स्पेंट बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन ने कितना समय बिताया है वो निकालो। बिल्कुल निकाल लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही v वेलोसिटी से चलता आया 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 आया, जब तक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में नहीं है तब तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर किया, उसके पास वेलोसिटी v है, चार्ज -e है, मास m है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है। अगर एंगल 90 तो ऑफ कोर्स मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 भी है, तो मोशन सर्कुलर होगा। सर सर्कुलर तो होगा, सेंटर किस तरफ होगा? सेंटर हम जानते हैं कि v क्रॉस b करना पड़ता है। v ऐसे है, b ऐसे है, v क्रॉस b किया तो इस तरफ आ गया। लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है। चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा वो v क्रॉस b की तरफ नहीं होगा, बल्कि v क्रॉस b के अपोजिट होगा। तो मेरे ख्याल से फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है, और जिस तरफ फोर्स लगता है बेटा उसी तरफ तो हमारा सेंटर होता है। तो आप कह सकते हो कि इसका सेंटर जो है वो यहाँ कहीं आएगा। दिस एंगल विल बी 90, दिस एंगल विल बी 90 एंड सेंटर विल बी लाइक दिस। दिस इज योर रेडियस। हालांकि हम रेडियस की वैल्यू जरूर जानते हैं कि रेडियस इज ऑफ कोर्स mv अपॉन EB, ठीक है। अब इसको सेंटर मानते हुए ये पार्टिकल यूं चलते 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 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते 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 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते 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 यहां से निकल जाएगी। जाते वक्त भी स्पीड इसकी v होगी और जाते वक्त भी ऑफ कोर्स रेडियस और वेलोसिटी बीच में एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। ये अगर r है तो ऑफ कोर्स ये भी आपका r है, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90, सो दिस एंगल कम्स आउट विद थीटा। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर देखें तो दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट क्यों होने चाहिए? ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये रेडियस r, ये रेडियस r, और ये वाले साइड कॉमन, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा, और अगर ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल अगेन कम्स आउट विद थीटा। मुझे तो ये पता करना है कि यार कितनी देर तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर रहा, क्योंकि इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था ये। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। वेरी इजी। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये वाला जो एंगल है दिस इज ऑफ कोर्स 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन ने ये एंगल सर्कल में कितना चला, सर्कल में चला है 2 पाई माइनस 2 थीटा। इतना एंगल चलने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, मुझे तो वो निकालना है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ओमेगा इंटू टी शुड बी इक्वल टू सर्कल में कितना एंगल चला है, दैट इज 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओमेगा हम लोग शायद पहले से याद कर रखे हैं, क्यू बी अपॉन एम। क्यों नहीं बेटा, चार्ज तो ई है, ई लिख देना। तो ई बी अपॉन एम इंटू टी मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स पाई माइनस थीटा, और टाइम की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स पाई माइनस थीटा इंटू एम अपॉन ई बी। इतने टाइम तक आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर होगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है। आगे चले, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ऐसा सा ही एक सवाल और है, बस ज्योमेट्रीज डिफरेंट होंगी, बाकी बेटा कोई खास बड़ी बातें इसमें है नहीं, सिर्फ
ज्योमेट्रीज के कंसर्न होंगे और कोई कंसर्न इसमें नहीं होंगे। बाकी तो फिज़िक्स तो आप समझ ही गए कि आसान सी है, कोई बहुत इतनी डिफ़िकल्ट फिज़िक्स नहीं है। तो एक सवाल और कीजिएगा। आपके पास ये एक रीजन है, ये ऐसे पैरेलल लाइंस टाइप है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका D है और इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, दोनों इस तरह से पैरेलल है। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, ये इस तरह से v वेलोसिटी से आ रहा है, ये इस रीजन में एंटर कर रहा है, ये एंगल आपका 90। ठीक है, ये एंटर करता है। मुझे इस सवाल के अंदर गिवन है कि d की वैल्यू इज लेस देन mv अपॉन qb। इसका जो भी अर्थ हो वो आप निकाल लेना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज पार्टिकल है, मास m है, चार्ज q है, ये इस तरह से v वेलोसिटी से एंटर करता है। फाइंड टाइम स्पेंट बाय चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे b अंदर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। इस रीजन के ना तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना इधर मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी है। चार्ज पार्टिकल के पास मास m है, चार्ज q है, ये वेलोसिटी v से एंटर करता है। बताना है कि इस रीजन के अंदर ये चार्ज पार्टिकल कितना समय बिताएगा। दैट्स इट। सोचते हैं, चार्ज पार्टिकल आया, चार्ज पार्टिकल जब यहाँ कहीं होगा तो इसके पास वेलोसिटी v होगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है, तो पक्की बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो होगा, सेंटर किस तरफ होगा? सेंटर उस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स होगा। फोर्स किस तरफ होगा? चार्ज पॉजिटिव है इसलिए बोल दूँ कि फोर्स जो होगा वो v क्रॉस b की तरफ होगा। तो आप कह सकते हो कि v ऐसे, b ऐसे, v की तरफ हाथ लेके b की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ। तो मुझे लगता है कि आपका सेंटर यहाँ कहीं होगा। यही नहीं, मैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बता सकता हूँ। दिस इज अवर रेडियस एंड वी नो दैट, वी रिमेंबर्ड दैट रेडियस इज ऑफ कोर्स mv अपॉन क्यूब। अब इस सेंटर के अबाउट ये चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 ऐसे जाएगा। दिस इज अवर रेडियस, ये सेंटर है, और जो मोशन होगा वो इस तरह चलते 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 सर्कुलर होगा इसके अबाउट। सर आपने रेडियस को इतना बड़ा क्यों रखा? इसलिए क्योंकि मैंने सवाल में बता रखा है कि d बहुत छोटा है और ये जो mv अपॉन qb जो रेडियस है वो बड़ा है। अगर मान लो आपका रेडियस छोटा होता तो सेंटर यहाँ कहीं आता, और अगर सेंटर यहाँ कहीं आता तो उस केस में पार्टिकल यूँ आता, यूँ आता, यूँ आता और हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकल जाता। तो उस केस में ये डिस्टेंस आपकी r आती, और उस केस में आपका जो कैपिटल R था वो d से छोटा होता, और उस केस में तो सिर्फ और सिर्फ आधा सर्कल कंप्लीट करके यूँ निकल जाता। समझ गए इस बात को? तो मैं फिर से साइड में लिख देता हूँ कि अगर मान लो आपका mv अपॉन qb की वैल्यू अगर d से छोटी होती तो उस केस में आपका जो पार्टिकल था जैसे ही एंटर किया v वेलोसिटी से, रेडियस आता छोटा सा तो सेंटर नज़दीक में आता, और सेंटर नज़दीक में आता तो चार्ज पार्टिकल यूँ चलते 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 ऐसे निकल जाता, और ऐसे अगर निकल जाता तो ये आपका r था, ये डिस्टेंस बड़ा आपकी d थी, और इस केस में आप कहते हैं कि हमारा जो r है इट इज़ लेस देन d, या फिर mv अपॉन qb इज़ लेस देन d। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के सवाल के अंदर mv अपॉन qb को d से बड़ा बताया है, जिससे जो सेंटर होगा वो नज़दीक ना होकर दूर होगा, और दूर होगा तो ऑफकोर्स चार्ज पार्टिकल जो है पलट कर वापस नहीं आएगा, बल्कि इस वाले रीजन से जाएगा और इस रीजन के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है,
तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे बेटा। अगर मान लो कि आपके डी की वैल्यू लेस देन mv/qb होती तो आप बोलते सर हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर आंसर t/2 आता, हाफ सर्कल टाइम t/2 लगता है। वही सवाल जो हमने शुरुआत में किया था। अब बेटा ऑफ कोर्स है ना मामला थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं। अब चार्ज पार्टिकल आया, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तब भी आपकी स्पीड तो v ही होगी, स्पीड v ही होगी। एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। देखिएगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा, ये d है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि साइन थीटा इस ट्राइंगल को देखना, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखना, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी d/r। सो थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स d/r या फिर साइन इनवर्स d/r। r को हम हमेशा लिख सकते हैं mv/qb। ये हमारा एंगल थीटा है। अब मुझे एक तरीके से ये पता करना है कि कितने टाइम तक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अभी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, अब है। अब से लेकर चलते 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 इस टाइम तक आपके चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे इससे बाहर निकल गया उसके बाद तो अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। तो एक तरह से मुझे कौन सा टाइम निकालना है? आप बोलोगे सर आपको तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आने का ही टाइम निकालना है और कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालने का सबसे बड़ा जुगाड़ ये रहेगा कि दिस एंगल थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू टी। एंड ओमेगा हम लोगों ने पहले से याद ही कर रखा है। आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ डी क्यू बी अपॉन एम वी शुड बी इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा अगेन बच्चों को ने याद कर रखा है, दैट इज क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। और टाइम का हमारा आंसर आ गया, टाइम का हमारा आंसर आ गया बेटा, बोलना क्या आंसर आ गया? m अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स ऑफ डी क्यू बी अपॉन एम। ये हमारा आंसर है, बढ़िया आंसर। एक बात और, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो इस कारण से ये वाला एंगल आपका फिर से थीटा है। तो अगर कोई हमसे पूछ ले कि ना मोमेंटम वगैरह में क्या चेंज है, तो हम वो भी सारे के सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में सारा का सारा मोमेंटम जो था वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, अब मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है। तो कोई हमसे इम्पल्स पूछ ले या फिर चेंज इन मोमेंटम पूछ ले, तो उसके जवाब भी हम बड़े आराम से देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इफ़ समवन आस्क्स व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, सॉरी व्हाट इज़ द change in momentum, I would say कि change in momentum is of course P final minus P initial। P final मैं लिख सकता हूँ mv cos थीटा I क्या, mv sin थीटा j क्या, that is mv cos थीटा I क्या प्लस mv sin थीटा j क्या माइनस इनिशियल मोमेंटम is of course mv I क्या। सो दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम एज वेल एज। कोई कहे कि सर इम्पल्स क्या है मैग्नेटिक फोर्स का, तो आप कह सकते हो कि सर इम्पल्स इज ऑल्सो दिस। कोई हमसे पूछ ले कि इस दौरान एवरेज फोर्स कितना है, तो आप बोलोगे सर एवरेज फोर्स इज ऑफ कोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये चेंज इन मोमेंटम तो अपने निकाल लिया है, टाइम हम पहले से निकाल चुके। हाँ एक बात ज़रूर है जो मैं बोलना भूल गया, और वो ये कि थीटा जो है ना, ये इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ डी क्यू बी अपॉन एम पी। ठीक है, तो एक तरह से साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा भी पता ही है। चलिए बच्चों, बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही सिमेट्रिक टाइप ऑफ सवाल है, सबके सब में ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, बाकी फिजिक्स तो रेडियस और ओमेगा इनकी होती है, और हम लोगों ने तो रेडियस और ओमेगा दोनों पहले से याद ही कर लिए थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत आई भी नहीं, है ना। चलिएगा एक छोटा सा सवाल और, आपके पास एक सिलेंड्रिकल रीजन, आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल रीजन
और इस सिलेंड्रिकल रीजन का बड़ा एक तरह से एक्सिस वाला पॉइंट, इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B और ये यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B और ये यूनिफॉर्म है। इसका जो रेडियस है मैंने बड़ा कैपिटल R दे रखा है। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ और दिस इज योर सिलेंड्रिकल रीजन, और इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऐसे। इस सिलेंड्रिकल रीजन का जो रेडियस है मैंने आपको कैपिटल R दे रखा है, मैंने आपको कैपिटल R दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। और एक चार्ज पार्टिकल है ऐसे, m मास है, q चार्ज है और इसके पास सामने की तरफ वेलोसिटी v है एंड दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी v जो है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की एक्सिस है ना उसकी तरफ डायरेक्टेड है। कोई मैग्नेटिक फोर्स ना लगता ना तो ये चार्ज पार्टिकल चलते 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 ऐसे एक्सिस से गुजरता, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि बाहर भले ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, बाहर भले ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, लेकिन इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर आएगा उसके बाद तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स है ना उसका मोशन भी थोड़ा सा चेंज तो होगा, देख लेंगे, सब देख लेंगे। सवाल वही है, फाइंड टाइम स्पेंट बाय चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इस चार्ज ने इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर कितना समय बिताया है वो निकाल। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगेन द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज ऑफ कोर्स द ज्योमेट्री, द फिजिक्स बिहाइंड द रेडियस एंड ओमेगा अगेन रिमेन्स सेम, और हम काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं उसके साथ। हमें एग्जैक्टली आइडिया है कि कैसे ओमेगा और रेडियस वगैरह यूज़ करते हैं, याद तक कर लिया अपन लोगों ने, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो सुनिएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो कोई फोर्स नहीं है, चार्ज पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर होगा इसके पास वेलोसिटी v आएगी ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90, तो ऑफ कोर्स मोशन विल बी यूसीएम। सर यूसीएम तो ठीक है, लेकिन उस यूसीएम का सेंटर किस तरफ आएगा, उसका रेडियस क्या होगा। रेडियस तुम्हें पता है कि उसका रेडियस होगा, बेटा स्मॉल r लिख रहा हूँ रेडियस को, क्योंकि कैपिटल R तो मैंने इस सिलेंडर का रेडियस लिख दिया। जिस सर्कल में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसका रेडियस जो होगा वो मेरे बच्चे बोलेंगे सर दैट शुड बी mv अपॉन qb। चेक करो mv qb सब दे रखा आपको। सेंटर होगा किस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, v क्रॉस b। इसका मतलब सेंटर आएगा ऐसे ऊपर की तरफ टेंजेंशियली। वेलोसिटी है रेडियल डायरेक्शन में तो ऑफ कोर्स फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर भी होगा ऐसे टेंजेंट के अलोंग। और अगर जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ आपका सेंटर भी होगा। तो इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस जो आएगा इट विल बी लाइक दिस। यहां कहीं सेंटर आएगा, चलो यहां कहीं मान लेता हूं, यहां कहीं सेंटर आएगा और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं स्मॉल r लिख रहा हूं। स्मॉल r इज द रेडियस इन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। अब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 यहाँ पहुँचेगा, बाहर निकलेगा, तब भी जो स्पीड होगी वो तो v ही होगी। ये सेंटर है, ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है
we know it very well, that is the radius, and this angle should be 90 degree. Radius और velocity के बीच में angle should be 90 degree, and this must be your r. ठीक है बच्चों. अगेन ये अगर टेंजेंट है तो ऑफ कोर्स इस वेलोसिटी वाली लाइन को अगर मैं पीछे की तरफ अगर खींचूंगा तो ये रेडियल आएगी. ये लाइन अगर टेंजेंशियल है तो ये लाइन आपकी रेडियल है. चलिए आप चलो, मुझे अब ये पता करना है मेनली कि आखिर ये वाला एंगल कितना है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल मुझे पता लग गया ना तो मैं कहूँगा कि इस सेंटर के अबाउट ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है उसने इतना सर्कुलर मोशन किया है. दिस एंगल थीटा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम, और ओमेगा हम लोगों को पहले से याद है. हम जानते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसका ओमेगा इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एम. सो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस बात में है कि आखिर ये वाला एंगल कितना है, आखिर इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर लिया है इसने कितना एंगल ट्रेवल कर लिया है सेंटर के अबाउट. कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे. इस पॉइंट से सिलेंडर का जो सेंटर है उसको जोड़ते हुए ऐसे एक लाइन खींच दो. दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अगेन योर राइट एंगल ट्रायंगल. If this angle is theta, as you can see that कि this angle is also theta. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. देखना कैसे, ये वाले साइड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन है. ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है. ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका स्मॉल आर है, ये आपका स्मॉल आर है. तो ऑफ कोर्स दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, बड़ा अच्छी बात. मैं यहां से कह सकता हूं कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखना, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज कैपिटल आर एंड बेस इज स्मॉल आर. I can say that कि tan थीटा इज कैपिटल आर विच इज ऑफ कोर्स गिवन डिवाइड बाय स्मॉल आर. स्मॉल आर हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज mv अपॉन qv. So I can say that कि theta is basically tan inverse of r cube b upon mv. This is your angle theta. तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर के अबाउट ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कुल मिलाकर एंगल चला है थीटा नहीं 2 थीटा, एंड दैट 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. दैट इज 2 टाइम्स tan inverse of r cube upon mv, that is equals to omega. But what is the constant angular velocity? You could say कि sir that is of course qb upon m into time. हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 2m upon qb tan inverse of r cube upon mv. This is the time for which the electron is in this cylindrical region containing the magnetic field. सिर्फ और सिर्फ इतनी देर तक ही ये चार्ज पार्टिकल आपका इस रीजन के अंदर है. कोई भी समझदार बच्चा होगा ना वो कहेगा कि सर आप बातें रिपीट कर रहे हो, सर आप बार बार है ना वही रेडियस, वही ओमेगा, वही एंगल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी कर रहे हो. बिल्कुल वही कर रहा हूँ. सिचुएशन अगर नहीं है तो उसमें ज्योमेट्री नहीं हो सकती है. ठीक है, तो ऐसा ना सोचे कि सर ने वो बहुत ही कमाल कर दिया, ज्योमेट्रीज नहीं हो सकती. सवाल तो बड़ा सही नहीं है. सवाल के जो कॉन्सेप्ट है वो तो मोर और लेस वही आ रहे हैं, कोई नए सवाल ऐसे हैं नहीं. ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज, मैंने एक बार सारा का सारा जो सर्कुलर मोशन वाला फंडा था वो पूरा बता दिया बेटा. आप इस पर सवाल HCV में से, शीट में से करना चाहो कर सकते हो. आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं बच्चों. सॉरी, छोटा सा सवाल नहीं बेटा, बड़ा सा सवाल करते हैं. मैं पहले इस बात को बोलता हूँ कि सवाल टफ है. ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस और ओलंपियाड लेवल टाइप का ही सवाल है, इजी सवाल नहीं है. सिचुएशन भी टफ है एज वेल एज मैथमेटिक्स भी टफ है.
तो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे करें जिनको लगता हो कि है ना सर मैं इस तरह की बातें समझ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, मेरे में इंटरेस्ट है, सिर्फ वही लोग करें। बाकी लोग तो बड़ा ठीक ऑफ कोर्स 15 मिनट्स आगे चले जाएँ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा मैथमेटिकली भी टफ है और फिजिक्स भी ऑफ कोर्स इसमें अच्छी खासी है। आपके पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट है I, इस तरह से करंट है I, इट इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट इन इट्स I, इसमें जो करंट है वो I है और ऐसे डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसको ऐसे वाई एक्सिस टाइप मान लो, ठीक है। इधर की तरफ आप एक बार एक्स एक्सिस मान लो। ये बड़ा ऑफ कोर्स एंगल 90 डिग्री लेना है। यहां कहीं एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास M है, और ये शुरुआत में ना इस तार से x0 डिस्टेंस दूर था, इस तार से x0 डिस्टेंस दूर था, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो इस तरह से u है इनिशियली। u वेलोसिटी से मैंने तार की तरफ फेंक दिया है, तार की तरफ फेंक, हमने इसको तार की तरफ इस तरह से फेंक दिया। फिर ना सवाल जो एक्चुअल है वो मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। उसमें ऑफ कोर्स बहुत अच्छी खासी मैथमेटिक्स चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें चाहिए, ठीक है? मुझे ना एक बार उस एक्चुअल सवाल में इतना इंटरेस्ट नहीं, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं उनमें इंटरेस्ट है मुझे, ठीक है। तो सुनो, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहला सवाल, ये जो चार्ज है ये उस तार की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है नहीं, क्योंकि तार जो है हम जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चार्ज जो है ये पक्की बात है कि उस तार की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। तो इस चार्ज पर कौन से फोर्स है? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ठीक है। उस तार के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो आपको अगर सीधी सी बात है कि अगर तार में करंट है अगर नीचे की तरफ, तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइट वायर के कारण फॉर्मूला होता है म्यू0 I/2πr। नज़दीक वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, दूर वाले पॉइंट पे कम होगी, और दूर वाले पॉइंट पे और कम होगी, और दूर वाले पॉइंट पे और कम होगी। तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। यही नहीं बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि नज़दीक जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस वायर के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर जा रहा है। किस में जा रहा है? ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर जा रहा है। चलिए अगली बात कि इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कौन से प्लेन में होगा? आखिर प्लेन में होगा भी या नहीं होगा? ऐसा इसका मोशन 3 डायमेंशनल हो। तो मेरा सवाल ये है कि इस चार्ज पार्टिकल का मोशन 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, और अगर 2 डायमेंशनल है तो कौन से 2 डायमेंशनल प्लेन में इसका मोशन है? तो चलिए मैं जवाब देता हूं। इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मैं इसे डॉट लगा देता हूं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स लगाती है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगाती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्सेस तो बोर्ड के प्लेन में आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्सेस तो बोर्ड के प्लेन में आएंगे।
तो इस चार्ज पार्टिकल के पास शुरुआत में वेलोसिटी भी बोर्ड के प्लेन में है और इस पर लगने वाले फोर्सेस भी बोर्ड के प्लेन में है। तो पक्की बात है कि इस चार्ज पार्टिकल के पास चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, सारे के सारे बोर्ड के प्लेन में है और सारे के सारे बोर्ड के प्लेन में इट मीन्स दैट चार्ज पार्टिकल जो है उसका सारा का सारा जो मोशन है वो बोर्ड के प्लेन में ही होगा। इट्स मोशन इज नॉट 3 डायमेंशनल, इट्स मोशन इज जस्ट 2 dimensional, and the plane in which the motion is taking place is of course this white board. This charged particle will not leave this white board. और आप वाले केस में this charged particle will not leave the paper, will not leave the plane of paper. जिस प्लेन में आपका जिस प्लेन में आपका पेपर है उस प्लेन को लीव नहीं करेगा। ठीक है, ना तो चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा ना अंदर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन के अंदर ही मूव करेगा। तो पहले मैं इस बात पे पहुंचाऊं कि इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका जो मोशन होगा वो प्लेनार मोशन होगा। अगली बात, प्लेनार मोशन भी किस में? तो आप बोलते हैं कि सर मोशन इज ऑफ कोर्स इन व्हाइट बोर्ड प्लेन। बेटा आप लोग नोट्स में व्हाइट बोर्ड प्लेन मत लिखना, ठीक है, आप लोग बड़ा क्या लिखना, पेपर प्लेन। ठीक है, आप लोग बड़ा पेपर प्लेन लिखना। ठीक है, अब अगली बात, 2 डायमेंशनल होगा लेकिन इसका मोशन सर्कुलर होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे ना सर सर्कुलर नहीं होगा। कई बच्चे सोच रहे हैं सर सर्कुलर होना चाहिए। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। सर आपने कहा था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगी तो मोशन जो होगा वो सर्कुलर होगा। बेटा कहा था, लेकिन तब कहा था जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। सर किसी और तरीके से इस बात को समझा सकते हो? हाँ बेटा बिल्कुल समझा सकता हूँ। हमारे पास जो रेडियस आया था वो आया था ऑफकोर्स mv/qb। ठीक, हम जानते हैं m फिक्स है, हम ये भी जानते हैं कि स्पीड भी फिक्स है, हम ये भी जानते हैं कि q फिक्स है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल नज़दीक जाएगा वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स रेडियस तो घटेगा। सर्कुलर मोशन में तो रेडियस फिक्स होती है, और अगर बेटा रेडियस घटेगा तो इसका मतलब मोशन सर्कुलर नहीं है, कोई और कर्व्ड पाथ है। और ऐसा कर्व्ड पाथ है जिसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल नज़दीक जाएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगा। अब रेडियस शब्द तो यूज़ नहीं कर सकता, रेडियस शब्द तो कब यूज़ होता है? सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब पार्टिकल का मोशन सर्कुलर हो। अब बड़ा किसी रैंडम कर्व के अलोंग है तो ऑफ कोर्स इसका जो मोशन होगा वो हम क्या बोलेंगे कि कर्व के अलोंग है, और ऐसा कर्व कि जितना ये उस वायर के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगा। हल्का फुल्का आपको याद तो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर घटने का अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर घटने का मतलब कि शार्प होना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होना मतलब फ्लैट। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा मतलब फ्लैट कर्व, और अगर मान लो रेडियस वगैरह छोटा है तो इसमें थोड़ा शार्प टाइम। तो मैं इतना कह सकता हूं। अगला पॉइंट, मोशन इज नॉट सर्कुलर। सर मोशन सर्कुलर नहीं है तो कैसा है? बड़ा कुछ खास आइडिया तो नहीं है कि जैसे जैसे आप तार के नजदीक जा रहे हो वैसे वैसे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो motion is along a curve in which radius of curvature, बड़ा radius of curvature RC बोल सकते हो, will decrease as Q moves toward the wire। जैसे जैसे वायर की तरफ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार कम होगा। यहां तक मेरे बाल को सारी बातें समझ में आ गई आपको? अब अगली बात, आखिर ये चार्ज पार्टिकल जाएगा किधर? तो इसका जवाब तो आप जानते ही, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स कैसे लगेगा? V क्रॉस B की तरफ। तो V की तरफ राइट हैंड को ले जाओ, B है बच्चों बाहर की तरफ,
तो बाहर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। और अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो पक्की बात है कि चार्ज पार्टिकल यूं नहीं जाएगा बल्कि ऐसे जाएगा। हाँ, मोशन सर्कुलर नहीं है, वो बात मानते हैं। सो इट्स मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा सा कोई रैंडम कर्व है। आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द कर्व, आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द कर्व। परफेक्ट। एक बात और पूछ रहा हूं कि जिस टाइम पर, अच्छा बेटा इसको एक्स एक्सिस मान लेना और वायर के लॉन्ग को वाई एक्सिस मान लेना, ठीक है। अब लास्ट बात और बोल रहा हूं तुम लोगों से। लास्ट बात ये कह रहा हूं कि जिस टाइम पर इस चार्ज पार्टिकल के और तार के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, सेपरेशन मिनिमम होगा, बेटा पता नहीं है सेपरेशन मिनिमम है कितना, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उस टाइम पर इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी नहीं, सॉरी स्पीड नहीं पूछ रहा मैं, वेलोसिटी पूछ रहा हूं। जिस टाइम पर तार में और चार्ज पार्टिकल में सेपरेशन मिनिमम होगा, उस टाइम पर तार, सॉरी उस टाइम पर चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड कितनी होगी। अबे स्पीड नहीं, वेलोसिटी कितनी होगी। स्पीड तो हल्का फुल्का आपको आइडिया है कितनी होगी, तुम बता रहा हूं। सुनिए बेटा, अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल चलते 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 यहाँ कहीं आ गया, तो उस टाइम पर इसके पास इधर की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी vx, इधर की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी vy। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर दैट इज रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। एंड वी नो इट वेरी वेल कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, स्पीड चेंज नहीं कर सकती, तो स्पीड तो उतनी रहेगी। लेकिन सिर्फ बात हो रही है वेलोसिटी की। हाँ बेटा सुनना, अगर चार्ज पार्टिकल के पास इस तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेलोसिटी है, अगर है, तो इसका मतलब तार और इस चार्ज पार्टिकल के बीच में, यह चार्ज पार्टिकल चलते चलते यहां पर आ गया, जब तक चार्ज पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी है, तब तक पक्की बात है कि इस चार्ज पार्टिकल के और तार के बीच में लगातार सेपरेशन घट रहा है कि नहीं। ये Vx किस चीज के लिए जिम्मेदार है, ये Vx जिम्मेदार है ऑफ कोर्स इस चार्ज पार्टिकल और तार के बीच के सेपरेशन को कम करने के लिए, घटाने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं, जिम्मेदार है ना। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, हम पक्का जानते हैं कि पक्की बात है कि Vx की वैल्यू लगातार घटेगी, और अगर कभी सेपरेशन सबसे कम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी बचेगी, x एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी, क्योंकि अगर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बची होती तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अभी और नजदीक आता। इस बात को मैं अलग शब्दों में कह सकता हूं, जब भी किसी दो बॉडीज के बीच में सेपरेशन सबसे कम होता है, याद कीजिए तो मैंने आपको बता रखा है कि उस केस में उन दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो जाती है। क्या जीरो जाती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो जाती है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग वेलोसिटी जीरो जाती है। तो वेलोसिटी सिर्फ किस तरफ बचेगी? दोनों को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर। तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी बचेगी, और मेरे समझदार बच्चे बोलेंगे सर उस टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो यूं ही रहेगा, यूं ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं होती। x के अलोंग भले ही आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई हो, लेकिन y के अलोंग तो वेलोसिटी अब भी आपकी जो है वो नेट स्पीड के बराबर है। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले एट द इंस्टेंट when separation between charge and wire is minimum, then velocity of charge is v vector is uj कैप। सारे के सारे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ j कैप के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं।
आई रियली होप बेटा बात समझ में आ गई होगी, लेकिन आप सभी जानते हो कि एक्चुअल सवाल ये नहीं है, ये तो बातें बेटा, ये तो बस मैंने ऐसे भूमिका बनाई है ना, आपको बातें समझाने के लिए, मोशन समझाने के लिए, और इसमें भी हमने अच्छा खासा समय बताया है, बट एक्चुअल सवाल तो अब स्टार्ट होता है। एक्चुअल सवाल तो अब स्टार्ट हो रहा है। और सवाल लिखिए, ये मिनिमम सेपरेशन निकालो, फाइंड मिनिमम separation between charge and infinitely long current carrying wire। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर और चार्ज पार्टिकल के बीच में बेटा कितना फोर्स है, सॉरी कितना फोर्स नहीं बेटा, कितना मिनिमम सेपरेशन है, ये निकालो। बिल्कुल निकालेंगे। मैंने बेटा पहले बोल दिया कि मैथमेटिकली हो सकता है कि सवाल थोड़ा सा टफ हो, बट अपन कर लेंगे, ठीक, सब कर लेंगे। मान लेते हैं कि किसी टाइम पर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ कहीं है, इट्स कोऑर्डिनेट्स इज लेट्स से x, y। x, y का ये अर्थ हो गया कि ये डिस्टेंस आपकी y है, ये डिस्टेंस आपकी x है, और ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स आपका 0,0 है। इस टाइम पर इस चार्ज पार्टिकल पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी Q इनटू V क्रॉस B। Q तो ठीक है बेटा, वेलोसिटी में लिख रहा हूं माइनस Vx I कैप प्लस Vy J कैप, माइनस Vx I कैप प्लस Vy J कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ इस इंस्टेंट पर इस चार्ज पार्टिकल जिस पॉइंट पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, किसकी वजह से, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट वायर की वजह से। इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, और उसकी वैल्यू होगी, याद कीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr। आर मतलब इनफाइनाइट वायर से डिस्टेंस, दैट इज x। किस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स बाहर की तरफ। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बाहर की तरफ z एक्सिस है। यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस वी ऑलरेडी नो इट वेरी वेल, दैट इज k कैप। So this is the force at any instant, not that tough। हल्का सा क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अभी करते हैं। हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ लिख लो बच्चों, हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू है माइनस क्यू वी एक्स माइनस क्यू वी एक्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 πx। I cross k, I hope you remember that, I cross k is minus j cap, माइनस माइनस हो गया प्लस, फेयर इनफ। आगे चलिए, j क्रॉस k इज ऑफ कोर्स I कैप, तो मेरे पास आ गया प्लस q वी वाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 πx I कैप। सो फोर्स इज अलोंग j कैप एंड फोर्स इज अलोंग I कैप, होना भी चाहिए था। ये पार्टिकल पहले y एक्सिस में नहीं जा रही थी, अब y एक्सिस में जाने लग गई है, तो पक्की बात है फोर्स y एक्सिस के अलोंग तो होना ही चाहिए। x एक्सिस में पहले बेटा इस तरफ वेलोसिटी थी, वो लगातार x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, और इस इंस्टेंट पर तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0 हो गई है। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, वो आपका ये है। वी नो दैट कि दिस इज योर फोर्स अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज योर फोर्स अलोंग x एक्सिस। This force must be equals to mass into acceleration. So, acceleration comes out to be, हाँ बेटा आई कैप वाला पहले लिख रहा हूँ, that is q vy
Q म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई Vy अपॉन x I कैप, m नीचे आ जाएगा प्लस, उधर देखना क्या लिखूंगा, Q म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई m Vx अपॉन x, दिस इज j कैप, Q म्यू नॉट I 2 पाई m नीचे चला जाएगा x, ठीक है। दिस इज ऑफ कोर्स acceleration along x-axis. This is of course acceleration along y-axis. ठीक है बेटा? So I can write down acceleration along x-axis is dvx बाई डी टी। बेटा एक्सलेरेशन के दो फॉर्मूले करते थे, एक तो टाइम वाला और एक और करता था बेटा क्या, v dv बाई डी एक्स। अगर एक्सलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो वेलोसिटी भी ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस एक्सलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज लाइक दिस, q म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई m Vy अपॉन Vx। ऐसे आप एक्सलेरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे ना x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, टाइम नहीं निकालना, नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है कि बिल्कुल शुरुआत में x कोऑर्डिनेट x नोट था और मुझे वो x कोऑर्डिनेट निकालना जो लीस्ट हो। तो मुझे टाइम में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे x कोऑर्डिनेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर x कोऑर्डिनेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय मुझे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करूंगा तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन टाइम का बनेगा जो मेरे लिए इतना काम का नहीं है। मेरे लिए काम का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मेरे ख्याल से हमारा काम सेट हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई m वी वाई अपॉन x। अब मेरा मन है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं। सोचते हैं बेटा, सोचते हैं, लेकिन हम थोड़ा फंस गए इस इक्वेशन में। कहाँ फंस गए? ये सब तो ठीक है, x तो निकालना ही है, हम फंस यहाँ गए कि राइट हैंड साइड में तो वी वाई आ गया है, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, और x एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड में वी एक्स आ गया है। या तो सिर्फ इक्वेशन में वी एक्स होता या सिर्फ इक्वेशन में वी वाई होता तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट कहाँ गए, इक्वेशन में वी एक्स भी है और वी वाई भी है, दोनों है। काश या तो सिर्फ वी एक्स होता या काश सिर्फ और सिर्फ वी वाई होता तो हम बड़े आराम से मैनेज कर लेते। तो मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं इस वी एक्स और वी वाई को ऐसे इंटरचेंज कर सकता हूँ, और वो प्लान ये है, वो प्लान के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पूरे टाइम भले ही पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज नहीं हुई है, और मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, एंड वी नो दैट कि वी एक्स इज चेंजिंग, वी वाई इज चेंजिंग, बट ऑफ कोर्स द नेट स्पीड इज नॉट चेंजिंग, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स वी एक्स इंटू डी वी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स वी वाई इंटू डी वी वाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड वी एक्स डी वी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस वी वाई डी वी वाई। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो वी एक्स डी वी एक्स है ना, ये यहां से उठा के यहां पटक दो। सिर्फ फायदा क्या होगा उससे? बड़ा फायदा ये होगा कि फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी वी वाई आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी वी वाई आ जाएगा, फिर शायद सॉल्व हो जाएगा। पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वी एक्स और वी वाई दोनों थे और एक्स तो अलग से था ही था, तो 3 अननोन आ रखे थे। इंटीग्रेशन में ऑफ कोर्स बड़ा 3 अननोन्स को इस तरह सॉल्व करना हमें नहीं आता, कोई बात नहीं। दिस वी एक्स डी वी एक्स कैन बी रिटन एज
माइनस वी वाई डी वी वाई, अपॉन डी एक्स, एंड इट शुड बी इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम वी वाई बाई एक्स। वी वाई से वी वाई कैंसिल, काम बन गया हमारा। तो अब तो हो जाएगा बड़े आराम से सॉल्व। बड़ा इस एक्स को ऊपर लेना, माइनस तो बाद में इस डी एक्स को ऊपर लेगा बड़ा, ठीक। मेरे पास आ गया माइनस डी वी वाई इज इक्वल्स टू क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन में डी एक्स ऊपर आना चाहिए, डी एक्स को ऊपर ले गया, डी वी वाई पहले से ऊपर था। ये जो क्यू म्यू नॉट आई और 2 पाई एम है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी हम चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। इंटीग्रेट इंटीग्रेट आराम से। बिल्कुल शुरुआत में जब आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x नॉट थी, उस टाइम पर y डायरेक्शन के अलोंग आपकी वेलोसिटी 0 थी। जिस टाइम पर आपका मिनिमम सेपरेशन x मिनिमम था, उस टाइम पर आपके पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी u थी। मैं बड़ा यहां सॉल्व कर रहा हूं। माइनस डी वी वाई का इंटीग्रेशन आएगा माइनस वी वाई, कहां से कहां तक, 0 से u तक, दैट इज इक्वल्स टू q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई m log ऑफ x मिनिमम अपॉन x नॉट। इसको उधर ले बेटा, मेरे पास आ गया दिस इज माइनस यू, लिमिट लगाऊंगा बेटा, एक बार u एक बार 0, माइनस यू 2 पाई एम बेटा ऊपर आ जाएगा, 2 पाई एम यू अपॉन क्यू टाइम्स म्यू नॉट आई, दैट इज लॉग ऑफ x मिनिमम अपॉन x नॉट। एंड फाइनली बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया कि x मिनिमम इज x नॉट इंटू ई रेज टू पावर, लॉग को हटाया तो माइनस 2 पाई एम यू अपॉन क्यू टाइम्स म्यू नॉट। ये हमारा मिनिमम सेपरेशन है। चार्ज पार्टिकल और तार के बीच का मिनिमम सेपरेशन आपका ये है। तार और चार्ज पार्टिकल के बीच का मिनिमम सेपरेशन आपके पास ये है। ठीक है बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़िया तरीके से आ जाए। फिर भी आप एक बार उसको वापस से लिखकर खुद सॉल्व करना, ठीक है। मैंने हालांकि कोई स्टेप में कोई जल्दबाजी नहीं की है ना, मैंने सिर्फ इस स्टेप में जल्दबाजी की है, लॉग को हटा दिया और एक ही पावर लगाने में। बाकी मैंने सारे के सारे स्टेप बिल्कुल एकदम टाइम लेके बताए हैं। तो फिर भी आप एक बार इसको फिर से खुद ट्राई करें, है ना। खुद एक बार 2 बार लिखोगे तो बढ़िया से आपको और समझ तो फिर आए क्या होगा, कैलकुलेशन भी आपके थोड़ी सेट हो जाएगी। हालांकि मुझे लगता है समझ तो आ गया होगा। कैलकुलेशन हो सकता है कि हल्की फुल्की आपको परेशान कर रही हो, तो अगर परेशान कर रही हो तो आप एक बार इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने काफ़ी सारा काम निपटाया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसा सवाल अपन ने आज ये वाला किया ना, वह सवाल हम फिर से भी करेंगे एक बड़ा, जिसमें हमें अगेन 15-20 मिनट लगेंगे। इसमें तो शायद 15 मिनट लगेंगे, उसमें और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि टाइम वेस्ट हुआ हो, है ना। सीखे तो होंगे बहुत सारी बातें, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक केस है कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ना तो पैरेलल एंटी पैरेलल है, ना ही वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में
चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ के लोग जाएगा और उसे हम डिस्कस करते हैं, है ना। बहुत टफ नहीं है, आसान सा है, समझ में आने लायक है, बिल्कुल आराम से सारा का सारा काम बन जाएगा। सुनिए सुनिएगा, ये मान लीजिए आपके पास वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है बी, और ये यूनिफॉर्म है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक। और चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती तो मोशन वुड हैव बीन स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी नहीं है। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती तो बेटा तुम जानते हो मोशन वुड हैव बीन सर्कुलर, बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बल्कि आपकी जो वेलोसिटी है इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे वेलोसिटी देके छोड़ दिया है और ये वाला जो एंगल है ये आपका थीटा है। अब हमको इसका पूरा का पूरा मोशन डिस्कस करना है कि इसका एग्जैक्ट मोशन इस चार्ज पार्टिकल कैसे होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। दिस एंगल थीटा इज नाइदर 0 nor 90 degree. If the angle would have been 0 degree, the motion would have been straight line. If the angle is 90 degree, of course the motion would have been UCM या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट वी हैव टू स्टडी कि अब मोशन कैसा होगा। कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगेन तुम जानते बेटा अपन क्या क्या कहानी बुनने वाले हैं, हल्का फुल्का आपको आइडिया है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, वी नो दैट कि अच्छा मैं से तो बोल दूं कि ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है बेटा, चार्ज का चार्ज Q है, मास m है। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है, मास m है, और हमने इसको इस तरह से वेलोसिटी v से फेंक दिया है। एक्स वाई प्लेन के अंदर शुरुआत में वेलोसिटी है, कर देंगे सब कर देंगे। हमें इस चार्ज पार्टिकल पर हमें सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, कब कहाँ होगा, कैसे होगा, है ना, कब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या पोजीशन होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं ना, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें निकालने हैं इत्मीनान से, बिल्कुल इत्मीनान से। चलो करते हैं। अब मेरी बात सुनना। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट मीन्स दैट फोर्स शुड बी इन वाई जेड प्लेन। बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो वाई जेड प्लेन है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ वाई जेड प्लेन के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। व्हेन आई से कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, देन आई मीन दैट कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इट मीन्स दैट कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। सर शुरुआत में क्या कोई एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसके पास शुरुआत में वेलोसिटी है वो v cos theta. Now we know that कि this v cos theta is going to remain constant, and I can say that कि along x-axis motion is uniform motion. So along x-axis the velocity is v cos theta, and we can assume that it is going to remain constant. Or I could say कि along x-axis motion is of course going to be uniform motion. चलो भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग तो बहुत सारी बातें पता लग गई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? 0। व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? v cos theta एट एनी टाइम। इफ समवन आस्क्स मी कि इस पार्टिकल का किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आई कुड इजीली से कि दैट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू t, दैट इज ऑफ कोर्स v cos theta इनटू t। तो किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना बहुत ही आसान सा काम है, दैट इज v cos theta इनटू t। ये तो समझ में आ गया। मुश्किल तो वाई जेड प्लेन में है, क्योंकि फोर्स तो वाई जेड प्लेन में लगा है, इतना मुश्किल भी नहीं है, कर लेंगे। वाई जेड प्लेन के अंदर
ज़रा ध्यान से देखिए कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है। वाई जेड प्लेन में आपके पास शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये वेलोसिटी है आपके पास v sin थीटा। अब एक काम कीजिए, आपने एक बार x एक्सिस की तरफ का मोशन तो आप समझ ही गए थे, अब उसको भूल जाओ। अब सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस वाले मोशन को ही देखो। अब y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है v sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? यू कुड से कि सर v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है, तो मोशन कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। किधर? x की तरफ नहीं, yz प्लेन के अंदर मोशन कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस ओमेगा ये हम सब निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को। वेलोसिटी ऐसे थी, उसका x एक्सिस वाले कंपोनेंट को हमने ढंग से समझ लिया, सारी बात समझ में आ गई कि इस x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और v cos थीटा ही रहेगी। y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो v sin थीटा है। एक बार के लिए v cos थीटा को भूल जाओ, उसकी हम सारी कहानी बना चुके हैं। ये वेलोसिटी है v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। सो द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर इन yz प्लेन। v sin थीटा ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। v की तरफ हाथ ले जाओ, ले गए, b की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, कर दी, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस है, तो अंदर की तरफ है माइनस z एक्सिस। माइनस z एक्सिस में यहां कहीं सेंटर होगा एंड द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर। yz प्लेन के अंदर द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर। सो आई कुड इजीली से दैट yz प्लेन के अंदर जो मोशन होगा वो सर्कुलर है, और उस सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला मुझे याद है, r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb। सॉरी बेटा, मुझे v नहीं लिखना चाहिए क्योंकि v तो नेट थी। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, v cos थीटा इस तरफ और v sin थीटा इस तरफ। v cos थीटा के कारण तो मोशन से आपका स्ट्रेट लाइन था, सिर्फ v sin थीटा ही है जिसके कारण मोशन आपका सर्कुलर है। तो आप बोलोगे सर v नहीं, मुझे v sin थीटा लिखना चाहिए। अच्छी बात है सर, ओमेगा क्या होगा बेटा? इस सर्कुलर मोशन का ओमेगा होगा ऑफ कोर्स QB अपॉन m, और इसमें तो v की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वी नो इट वेरी वेल कि द ओमेगा इज ऑफ कोर्स QB अपॉन m। कोई मुझसे पूछेगा कि इस, अब देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपकी तरफ आती हुई z एक्सिस है, मेरी तरफ आती हुई माइनस z एक्सिस है। यूं चलकर ऐसे आने में पूरा टाइम आपका 2 पाई m अपॉन QB। याद है ना बेटा क्या था? 2 पाई m अपॉन QB। तो और कोई मुझसे पूछेगा सर टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन QB। सो अब देखो अभी तक किस नतीजे पे पहुंचे? हम इस नतीजे पर पहुंचे कि x एक्सिस के अलोंग मोशन स्ट्रेट लाइन होगा और yz प्लेन के अंदर मोशन सर्कुलर होगा। रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा। x के अलोंग v cos थीटा से लगातार आगे चलाते जाओ और yz के अलोंग ऐसे सर्कुलर करते जाओगे। जोड़ोगे तो मोशन विल बी लाइक दिस एंड दिस मोशन विल बी योर हेलिकल। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार yz वाले मोशन को और ढंग से बनाते हैं, और ढंग से बनाते हैं, मज़ा आएगा। मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। सुनना बेटा, ये y है, ये z है। yz प्लेन में शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग ही थी, वो थी v sin थीटा, वो थी v sin थीटा। v sin थीटा ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। v क्रॉस b किया, सेंटर आ गया नेगेटिव z एक्सिस की तरफ, नेगेटिव z एक्सिस की तरफ फोर्स लगा है और नेगेटिव z एक्सिस की तरफ ही सेंटर आया है एंड द मोशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। yz प्लेन के अंदर मोशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड दिस विल बी द रेडियस r। मैं चाहूं तो रेडियस r साइड में लिख देता हूं, दैट इज
एम वी अपॉन क्यू बी, सॉरी बेटा वी नहीं, वी साइन थीटा। मैं चाहूँ तो ओमेगा भी लिख सकता हूँ, ओमेगा इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एम। वाई जेड प्लेन के अंदर जो मोशन होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। फेयर इनफ। ये वाला पॉइंट हम जानते हैं बेटा कौन सा है, आइडिया है मेरे इस बात। किसी टाइम पर चार्ज पार्टिकल चलते 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 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये लीजिए। किसी टाइम पर आपका चार्ज पार्टिकल चलते चलते यहाँ आ जाएगा, दिस एंगल विल बी ओमेगा इंटू टी एंड द स्पीड विल स्टिल रिमेन वी साइन थीटा। So in YZ plane the motion is going to be circular. So YZ plane के अंदर मोशन ऐसे सर्कुलर रहेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। आखिर में हम इन दोनों को जोड़ देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, हमारा रिजल्टेंट मोशन हेलिकल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम। यहाँ से चलते 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 वापस यहाँ आने में टाइम 2 पाई m अपॉन क्यू बी, फिर से 2 पाई m अपॉन क्यू बी, फिर से 2 पाई m अपॉन क्यू बी। मैं फिर से ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 पाई m अपॉन क्यू बी, फिर से 2 पाई m अपॉन क्यू बी, फिर से 2 पाई m अपॉन क्यू बी, फिर से 2 पाई m अपॉन क्यू बी। हालांकि हम जानते तो वाई जेड की बात है, नेट मोशन में x की तरफ आगे भी जाएगा, तो नेट मोशन विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस, ऐसे लगातार चलता जाएगा। सुनना बेटा, this is your radius, this distance is of course r cos omega t, this distance will be of course r sin omega t। चलो बच्चों, मैं थोड़ा सा y और z के हर चीज का बताओ। नेट मोशन वाई जेड प्लेन में सर्कुलर है, अच्छी बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर अच्छी बात है। किसी भी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मेरे बच्चों से दिख तो रहा है, अगर ये आर है तो ये आर कोस ओमेगा टी है, तो ये आपका आर साइन ओमेगा टी है। वाई कोऑर्डिनेट इज ऑफ कोर्स आर साइन ओमेगा टी, वाई कोऑर्डिनेट इज आर साइन ओमेगा टी। अगर आपको ऐसा लिखना ना पसंद हो, क्योंकि आपको सर आर सवाल में दिया हुआ नहीं है, ओमेगा सवाल में दिया हुआ नहीं है, सर सिचुएशन तो ये बी ओमेगा ये सब दिए हुए हैं, इनके टर्म्स में लिखो, लिखते हैं आर हम निकाल चुके हैं, दैट इज एम वी साइन थीटा, ये वी है बेटा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी टाइम पर आपका वाई कोऑर्डिनेट ये है। आगे चलो बेटा, किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल दिमाग ना लगाओ तो मैं कहूंगा कि वाई डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगी वो ऑफ कोर्स वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट होगी। तो इस एक्सप्रेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दो, ये सब तो कांस्टेंट है, वैसे के वैसे लिख दो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। साइन का डिफरेंशियल आएगा कॉस क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। लेकिन चेन रूल कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन भी करो, इसका डिफरेंशियल आएगा क्यू बी अपॉन एम, तो क्यू बी अपॉन एम, एम से एम गया, क्यू बी से क्यू बी गया, कुल मिलाकर मेरे पास वेलोसिटी आ गई है v साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ दिस, ये आ गई है वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। बढ़िया बढ़िया। वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस को हम एक स्टाइल से और सोच सकते थे कि इस वाई जेड प्लेन के अंदर आपके पास वेलोसिटी है v साइन थीटा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक अलॉन्ग जेड एक्सिस। देखना ये वाला अगर एंगल ओमेगा टी तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, ये वापस से आपका ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी, और ये वाला आपका वापस से आएगा ओमेगा टी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी v साइन थीटा का कॉस ओमेगा टी। देखो v साइन कंपोनेंट आएंगे बेटा इसके दो, इस v साइन के दो कंपोनेंट आएंगे, v साइन थीटा का कॉस ओमेगा टी आएगा ये, और v साइन थीटा का साइन ओमेगा टी आएगा ये। मुझे निकालना y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, तो वो आएगा v साइन थीटा का कॉस ओमेगा टी। देख लो v साइन थीटा का कॉस ओमेगा टी, कैसे सोच लो आंसर सेम आएगा। सर मुझे ना
वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स निकालने के मूड में हूँगा तो मैं कहूँगा बेटा वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी थी उसको डिफरेंशिएट कर देगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन लिया जाएगा। करना इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन वी साइन थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। साइन का डिफरेंशिएशन माइनस, सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन क्यू बी एम अपॉन टी, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से आएगा क्यू बी अपॉन एम, तो मल्टीप्लाइड विथ क्यू बी अपॉन एम। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। वाई एक्सिस के अलोंग हमारा ये एक्सेलरेशन, बढ़िया एक्सेलरेशन, तगड़ा एक्सेलरेशन निकाल लिया मैंने। सब मैथमेटिक्स आती है, लेकिन कोई बच्चा बोलते सर फिजिक्स से भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर ये पार्टिकल इस तरह से वाई जेड के प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पक्की बात है कि वाई जेड प्लेन के अंदर इसके पास जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए सेंटर की तरफ, एंड इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड इट्स वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो नेट एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, देखना बेटा, ये वाला एंगल ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल फिर से ओमेगा टी। इस ओमेगा स्क्वायर आर के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कॉस ओमेगा टी, ये वाला आएगा साइन ओमेगा टी। मुझे वाई के अलोंग चाहिए तो आप बोल सकते हो कि सर वाई के अलोंग एक्सेलरेशन आ गया है ओमेगा स्क्वायर आर का साइन ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर आर का साइन ओमेगा टी। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन आया ये वाई के अलोंग नहीं, नेगेटिव वाई के अलोंग आया, तो माइनस और लगा दो। सर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है क्या? मुझे तो ऐसे लग रहा है बेटा, चेक कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा था मेरे ख्याल से क्यू बी अपॉन एम, रेडियस था एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इंटू साइन ओमेगा था क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, एम से एम, क्यू से क्यू, बी से बी, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, क्यू बी अपॉन बेटा, अच्छा एम का स्क्वायर था बेटा, एक एम बच गया ना, ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन बेटा, वो एम का स्क्वायर था नीचे, तो मैंने इसका एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन। लॉजिक से निकालो, मैथ से निकालो, अब क्या आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे। आगे चलो बच्चों, अगली बात, सर किसी भी टाइम पर आप z कोऑर्डिनेट लिखना सिखा सकते हो मेरे को? अरे भाई क्यों नहीं सिखा सकता, बिल्कुल सिखा सकता हूं। किसी भी टाइम पर z कोऑर्डिनेट क्या होगा देखना, ये r है तो ये r cos ओमेगा t है। पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो ये डिस्टेंस निकालो बेटा, ये ऑफ कोर्स है r माइनस r cos ओमेगा t। चेक कर लो बेटा, टोटल ये r था, ये r cos ओमेगा t, तो ये मेरे पास आ गया r माइनस r cos ओमेगा t। तो z कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है r माइनस r cos ओमेगा t। ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई अपन लोगों से, सही कर देते हैं उस गलती को, माइनस लगा दो, समझ गए ना, क्योंकि z एक्सिस तो इधर है, इधर तो नेगेटिव z एक्सिस है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस लिखने से बात नहीं बनेगी, कोऑर्डिनेट लिखना है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। ठीक, सर मुझे है ना z एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी भी चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि बिना कोई दिमाग लगाए z कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो। r तो फिक्स है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, r तो बाहर आ गया। कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा साइन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। चाहो तो वापस वैल्यूज रख दो, r की वैल्यू है माइनस एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ओमेगा है तेरा क्यू बी अपॉन एम इंटू साइन ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। क्यू बी अपॉन एम कैंसिल, z एक्सिस के अलोंग बड़ा मेरे ख्याल से वेलोसिटी आ गई है माइनस वी साइन थीटा का साइन ओमेगा टी या फिर क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। बढ़िया से निकाल ली अपने z एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। ये तो गणित से आई है, सर लॉजिक से भी आएगी क्या? अरे बिल्कुल आएगी।
वाई जेड प्लेन के अंदर आपके पास नेट स्पीड है v साइन थीटा, y के लॉन्ग आया था cos ओमेगा टी, तो z के लॉन्ग आएगा sin ओमेगा टी। लेकिन ये जो वेलोसिटी आई है z के लॉन्ग नहीं है, नेगेटिव z के लॉन्ग आई है, तो माइनस और लगा देना, तो v साइन थीटा का sin ओमेगा टी विथ माइनस साइन। आंसर आ गया। सर मुझे एक्सेलरेशन लॉन्ग z एक्सिस चाहिए। बेटा एक्सेलरेशन लॉन्ग z एक्सिस चाहिए तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने का मूड ना हो तो ये जो वेलोसिटी लॉन्ग z एक्सिस आई है ना, इसको बड़ा डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन लॉन्ग z एक्सिस आ जाएगी, है कि नहीं? अदरवाइज वैसे भी आ जाएगी। करते हैं माइनस वी साइन थीटा, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, चेन रूल लगाऊंगा तो बेटा ये क्यू बी अपॉन एम भी आ जाएगा। सर किसी और तरीके से भी आंसर आएगा क्या? हाँ बेटा क्यों नहीं आएगा। नेट एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, उसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा कॉस ओमेगा टी, इस तरफ आएगा साइन ओमेगा टी, तो इस तरफ आएगा ओमेगा स्क्वायर आर का साइन ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर का कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा स्क्वायर आर का कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन, एग्जैक्टली सेम, आपका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। ठीक है बेटा, अपने काफ़ी हद तक सारा का सारा काम कर दिया है। मैं अब फाइनल रिजल्टेंट मोशन बता रहा हूं कि इन दोनों मोशंस को ऐड करो, वाई जेड प्लेन के सर्कुलर मोशन को और एक्स एक्सिस के यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर मैं जोड़ूंगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट मोशन आएगा, दैट रिजल्टेंट मोशन इज गोइंग टू बी योर, क्या नाम था उसका, इज गोइंग टू बी योर helical path. It will be something like helical path. So I am repeating it once again. Motion along x-axis is uniform motion with velocity v cos theta. y-z plane में motion is going to be like this, circular motion. अगर मैं दोनों motions को superimpose करता हूं तो motion is going to be like this. ऐसे करके दिखाऊं, motion is going to be like this. Motion is going to be like this. This kind of motion is known as your helical motion, helical path. अब सुनना बेटा, हेलिकल पाथ जिसके लिए एक्स एक्सिस इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट एस, और देखना यहां पर जस्ट टच करते हुए चार्ज पार्टिकल निकला, फिर यहां पर टच किया, फिर जस्ट टच करके निकला, फिर यहां टच किया, यहां से यहां तक आने का टाइम तो टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक आने का टाइम भी टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक आने का टाइम भी टाइम पीरियड है। सो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, और इस लेंथ को मैं बोल दूंगा पिच लेंथ। क्या बोल देंगे बेटा? पिच लेंथ। तो यूनिफॉर्म पिच आएगी। यूनिफॉर्म पिच क्यों आएगी? क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और यहां से यहां तक का टाइम सेम, यहां से यहां तक का टाइम सेम, यहां से टाइम सेम। जब जब एक्स एक्सिस को टच करेगा, उन किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम पिच लेंथ बोल देंगे। सो द रिजल्टेंट मोशन इज लाइक दिस। इफ दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, आई कुड से, सॉरी, this is the radius, the entire motion is your helical path. Helical path of uniform pitch, and x-axis is tangent to this helix. इस हेलिक्स के लिए जो x-axis है वो आपके टेंजेंट है, और ये x-axis को कहाँ टच कर रहा है देखना बेटा। x-axis जो टच कर रहा है ऑफ कोर्स 0,0,0 पर, यहाँ से स्टार्ट होता, फिर टच कर रहा है यहाँ कहीं, तो y और z कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे, लेकिन ये x कोऑर्डिनेट लिखना आसान सा काम है। सामने की तरफ वेलोसिटी है v cos θ, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है 2 pi m अपॉन क्यू बी। तो आप कह सकते हो कि अगली बार टच करेगा 0,0,0, सॉरी 0,0, पिच लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या बोल दिया? पिच लेंथ। फिर अगली बार कहाँ टच करेगा? 0,0,2 टाइम्स पिच लेंथ, एंड सो। अगर मेरे को पिच लेंथ निकालनी है
तो आई कुड इजीली से कि पिच लेंथ इज सिंपली velocity along x-axis into time period. Velocity along x-axis is v cos theta, and we know that time taken to complete one rotation is 2 pi m upon q. So बेटा बार बार ना ऐसे 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 यूँ टच करेगा, तो आप कह सकते हो कि ना आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो x एक्सिस को टच करेगा। कहाँ करेगा? 0, 0, n टाइम्स पिच लेंथ इज 2 पाई m अपॉन QB। ऐसे यहाँ टच करेगा। अब मैं एक बात फिर से रिपीट करता हूँ। कोई मुझसे पूछ ले कि सर पार्टिकल जो है वो किसी भी टाइम पर कहाँ पर होगा, तो मैं बोलूँगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, वी कोस्टा आई कैप, सॉरी वी कोस्टा इंटू टी आई कैप। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो बड़ा ऑफकोर्स वी एक्स का आई कैप। अगर कोई पूछेगा कि वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं कहूँगा दैट इज वी एक्स का आई कैप प्लस वी वाई का जे कैप प्लस वी जेड का के कैप। हम वी एक्स वी वाई वी जेड सारे निकाल चुके हैं। कोई मुझसे पूछेगा कि सर नेट स्पीड क्या होगी, तो मैं बोलूँगा बेटा नेट स्पीड होगी, तूने वी एक्स निकाला हुआ है बेटा, वी वाई निकाल के दिखा चुका हूँ, वी जेड निकाल के दिखा चुका हूँ, तुम नेट स्पीड निकाल सकते हो, निकाल लेना। मैं तो जानता हूँ कि यूँ ही आएगी बेटा, निकाल रखे हैं। वी एक्स लिख रखा है, वी वाई लिख रखा है, वी जेड लिख रखा है, स्क्वायर करके ऐड करो, स्पीड तो यूँ ही आएगी। कारण आप जानते हो, स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी। सर किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, किसी टाइम पर एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्सेलरेशन है नहीं, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस मैंने आपको निकाल के दिखा रखे ना, वो दिखा रखे। यही नहीं, भले ही पाथ हेलिकल हो, मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शुरुआत वाले पॉइंट से हमारे इस चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रखा है, वाई कोऑर्डिनेट निकाल रखा है, जेड कोऑर्डिनेट निकाल रखा है, सब निकाल रखा है। सर डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल सकता हूँ क्या? हो सकता है कुछ मेरे बेवकूफ़ बच्चे बोले सर डिस्टेंस ट्रेवल तो कितना मुश्किल आएगा, सर इतना अजीब सा पाथ है, हेलिकल टाइप का पाथ है, सर डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालूंगा? बहुत आसान, डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत ही आसान। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल में तो फिर भी टाइम लगता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट सब निकालने पड़े, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तो सबसे आसान, यूटी। भले ही वेलोसिटी चेंज हो रही हो, स्पीड तो कांस्टेंट है, और पूरे रास्ते स्पीड कांस्टेंट है, व्हाई शुड आई केयर कि वो ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, किधर भी जा रहा हो। डिस्टेंस ट्रेवल तो हमेशा स्पीड इनटू टाइम होती है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो, और पूरे रास्ते स्पीड कांस्टेंट थी, तो व्हाई शुड आई केयर कि वो किधर जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल तो आपकी यूटी रहेगी। तो हमने उस चार्ज पार्टिकल की, जो पार्टिकल हेलिकल पाथ पर जा रहा है, यूनिफॉर्म पिच है वगैरह वगैरह सारी बातें सही है, हम उसका किसी भी टाइम पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, लिखे हैं अपन ने, और साथ ही साथ हम किसी भी टाइम पर उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी लिख सकते हैं। किसी भी टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल तो पक्की बात है कि u इंटू टी होगी, बिकॉज आई डोंट केयर कि उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो किसी भी टी टाइम में उसकी डिस्टेंस ट्रेवल u इंटू टी होगी। तो जो हेलिक्स है जिसके अलोंग वो मूव कर रहा है, उसकी लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत टफ काम नहीं। आई रियली होप बड़ा बात समझ में ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं, होमवर्क भी कल ही देंगे।